अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कशन की थी कि प्लांट्स में जब मेटाबॉलिज्म होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, तो फिर प्लांट्स उनसे निजात किस तरह से हासिल करते हैं। आज हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनमें कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं और फिर वो उनसे किस तरह से निजात हासिल करते हैं। तो इसी वजह से इस टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब थोड़ा सा रिकॉल करें एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को। उसमें हमने कहा था कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स जो हैं ये क्या है? दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस which are surplus than the need of the body, as well as they are harmful for the body of animals. They are called wasteful metabolites, और ये जो wasteful metabolites हैं they have to be excreted out of the body of animals. अब अगर इस definition को हम follow करें तो there may be a long list ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एनिमल का बॉडी एनवायरनमेंट हाइपो ऑस्मोटिक या हाइपोटोनिक है, तो व्हाट इट मीन्स हाइपोटोनिक, हाइपो ऑस्मोटिक या फिर हाइपोटोनिक। अगर किसी एनिमल का बॉडी एनवायरनमेंट ये है तो फिर क्या होगा? व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स वाटर इज सरप्लस, पानी जो है उसकी बॉडी में ज़्यादा है। तो अगर वाटर ज़्यादा है तो वाटर इज़ अ वेस्टफुल मेटाबोलाइट, इट हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। लिहाजा ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं? वाटर को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसी तरह से अगर किसी एनिमल का बॉडी एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक, व्हाट इट मीन्स? हाइपरटोनिक का मतलब है कि सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, साल्ट्स ज़्यादा हैं, तो फिर वो क्या एक्सक्रीट करेगा? वो सॉल्ट्स को एक्सक्रीट आउट करेगा। तो इस तरह से अगर हम देखते जाएं मेटाबॉलिज्म को, केमिकल रिएक्शंस को, तो एक लंबी फहरिस्त बनती जाती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। लेकिन ओवरवेलमिंगली यानी ज़्यादातर, स्पेशली चीफली जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, दे आर द रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स और वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स जिनको एक्सक्रीट करना ज़रूरी है। वो कौन से हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब हमने देखना ये है बच्चों कि हाउ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। तो वो अब ज़रा यहाँ पे देखिए, एक प्रोसेस होता है एनिमल्स में बच्चों जिसको कहते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, डीएमिनेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो डीएमिनेशन जो है ये कहाँ पर होती है बच्चों? इट टेक्स प्लेस इन द लिवर। ये लिवर में होती है। कब होती है? जब हम प्रोटीन्स ज़्यादा खा लेते हैं, जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है, गोश्त है, दूध है, अंडे हैं, दालें हैं, इस तरह की चीज़ें हम बहुत ज़्यादा अगर खा लेते हैं, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा लेते हैं, फिर क्या होता है? डाइजेशन होती है। डाइजेशन होने से क्या होता है? जब प्रोटीन्स कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती हैं तो वो अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाती हैं। अब जो अमाइनो एसिड है, आपने फर्स्ट ईयर में
उसके बारे में पढ़ा है। आपने देखा है कि जो अमाइनो एसिड है उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उसके सेंटर में एक अल्फ़ा कार्बन होती है जिसकी एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक साइड पर अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड पर R यानी कोई भी चेन हो सकती है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है। तो वहाँ पे आपको पता है कि एक अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है और ये NH2 ये अमाइनो ग्रुप है। तो जो भी अमाइनो एसिड हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, जब वो लिवर में पहुंचते हैं तो लिवर क्या करता है, उनकी ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन कैसे करता है, ये अमाइनो ग्रुप उससे ब्रेक डाउन करके अलग कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन। तो अब क्या बन गया, NH2 बन गया। इस NH2 को एनिमल्स की बॉडी जो है ये किस तरह से मज़ीद आगे प्रोसेस करती है, इसको ट्रांसफ़र कर देती है, इसको ट्रांसफ़र कर देती है एक और मॉलिक्यूल में, ताकि या तो ये क्या हो जाए, रीयूज़ हो जाए, या ये बॉडी से रिमूव हो जाए। अब रीयूज़ कैसे होगा, रीयूज़ ऐसे होगा कि ये जो अमाइनो ग्रुप है इट कैन बी यूज्ड अगेन इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। इस तरह से रीयूज़ हो जाएगा। रिमूव कैसे होगा, इफ़ इट इज़ ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया NH3। अगर ये अमोनिया में चेंज हो गया, अमोनिया क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब अगर इसमें चेंज हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो इट इज़ हाईली टॉक्सिक, ये बहुत जहरीला होता है। और अगर ये बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा शामिल हो जाए तो हमारा जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, उसमें इसका लेवल बढ़ जाता है। और अगर इनका लेवल बढ़ जाए, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमारे ब्लड प्लाज्मा में लेवल एलिवेट हो जाए, तो क्या हो सकता है, कन्वुल्जन्स हो सकती हैं, कन्वुल्जन्स हो सकती हैं, कोमा हो सकता है, डेथ हो सकती है। कन्वुल्जन यानी दौरे पड़ सकते हैं, जिस्म को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। कोमा यानी बेहोशी की सूरत में चला जाता है, जब उसको कुछ समझ नहीं आती, कुछ पता नहीं चलता और वो किसी से बातचीत नहीं कर सकता, एक बेहोशी का आलम है कोमा जिसको हम कहते हैं। डेथ यानी अगर ये ज़्यादा देर इसका लेवल बढ़ा रहे तो इससे डेफिनेटली डेथ हो सकती है। क्यों, इसलिए कि इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है और उससे बहुत ज़्यादा बॉडी डैमेज हो सकती है। तो लिहाजा यहाँ से हमें क्या मालूम हो रहा है, यहाँ से मालूम ये हो रहा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए एज अर्ली एज इट इज़ पॉसिबल। अब हमने देखना है कि हाउ एनिमल्स रिमूव दीज नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी, और ये ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो इस हवाले से बच्चों, जो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन है, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन दैट इज excreted out of the body of animals in the form of ammonia, urea and uric acid। ज़्यादातर जो नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल से एक्सक्रीट होती है बहुत बड़ी मिकदार में, वो किस शक्ल में एक्सक्रीट आउट होती है, अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में। इसके अलावा लेस क्वांटिटी में भी, लेस क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन जो एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी से कम मिकदार में भी नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं। किस फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटाइन, क्रिएटिनिन एंड ट्राइमिथाइल
अमाइन ऑक्साइड। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सेस अमाउंट में ही एक्सक्रीट आउट करे नाइट्रोजन को, लेस क्वांटिटी में भी नाइट्रोजन को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। किस फॉर्म में? क्रिएटाइन, क्रिएटिनिन एंड ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। फिर बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि मज़ीद एक और ग्रुप है, वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन। बहुत कम मिकदार में भी नाइट्रोजन को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। किस फॉर्म में किया जाता है? अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में। इसके अलावा प्यूरीन्स और इसके अलावा pyrimidines। Very less quantity of nitrogen is excreted in the form of amino acids, purines and pyrimidine। अब अमाइनो एसिड्स के बारे में तो आप जानते हैं, ये प्यूरीन्स और pyrimidines क्या है? अगर आप रिकॉल करें, डीएनए का स्ट्रक्चर रिकॉल करें, तो डीएनए किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। और हर एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या चीज़ मौजूद होती है? एक अदद नाइट्रोजनस बेस होती है। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती हैं? एडिनिन होती है, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। ये सारी नाइट्रोजनस बेसिस आपने पढ़ी हुई हैं। तो ये जो प्यूरीन्स हैं और पिरिमिडीन्स हैं, एक्चुअली दीज आर 2 ग्रुप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ये जो मैंने 5 नाइट्रोजनस बेसिस आपके सामने गिनवाई हैं, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो प्यूरीन्स होती हैं ये लार्जर होती हैं, डबल रिंग्ड होती हैं, और जो पिरिमिडीन्स हैं ये स्मॉलर होती हैं, सिंगल रिंग्ड होती हैं। जो प्यूरीन्स हैं इनमें एडिनिन आ जाती है और इसमें गुआनिन आ जाती है, और जो पिरिमिडीन्स हैं इसके अंदर साइटोसिन आती है, थाइमीन आती है और यूरासिल आती है। तो ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है सारी नाइट्रोजनस बेसिस को। फिर बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। एनिमल्स के अंदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स और वेरी एलेबोरेटेड सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन इज प्रेजेंट, स्पेशली फॉर द नाइट्रोजनस बेस। अभी आप मज़ीद देखें कि ये जो प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स हैं, दे आर फर्दर ब्रोकन डाउन, दे आर फर्दर ब्रोकन डाउन। ये दोनों जो है इनकी मज़ीद आगे ब्रेक डाउन होती है। किस चीज़ में ब्रेक डाउन होती है? ज़ैंथीन, हाइपो ज़ैंथीन, एलेनटोइन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो आप देखें कि जो वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन जिस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो रही है, वो मज़ीद आगे ब्रेक डाउन हो रही हैं और उनकी वजह से मज़ीद नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मिकदार में, उससे कम मिकदार में, बहुत कम मिकदार में, हर वक्त एनिमल जो हैं इस प्रोसेस में लगे रहते हैं कि किसी तरह से भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनका बॉडी के अंदर लेवल इंक्रीज़ ना हो। क्यों ना हो? इसलिए कि इसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनका होमियोस्टेसिस मेंटेन रहता है। याद करें हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? होमियोस्टेसिस का। और एक्सक्रीशन क्या है? इट इज़ अ होमियोस्टैटिक मैकेनिज़्म। ये ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमारी इंटरनल स्टेट को मेंटेन रखता है, एट कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट लेवल बरकरार रखता है। लिहाजा एक्सक्रीशन ने क्या करना है कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एक ख़ास लेवल तक बरकरार रहे, उससे ज़्यादा ना हो। यही वजह है
कि हमारे लिवर में जो ही अमोनिया बनता है तो अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उसको तो हम थोड़ी देर भी अपनी बॉडी में बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी देर में ही वो बहुत ज़्यादा हमें डैमेज कर सकता है। लिहाजा लिवर क्या करता है, लिवर ये करता है कि इस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को लेस हार्मफुल फॉर्म में चेंज कर देता है, और वो लेस हार्मफुल फॉर्म जो है वो कौन सी है, वो यूरिया है। और एक साइक्लिक एक्टिविटी लिवर के अंदर चलती है जिसको कहा जाता है यूरिया साइकिल। उस यूरिया साइकिल में ये अमोनिया जो है वो यूरिया में चेंज हो जाता है। तो बच्चों ये टॉपिक था एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के हवाले से। हमने स्टार्ट किया आफ्टर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो इसकी कुछ डिटेल जो है मज़ीद अभी हम आगे पढ़ेंगे। एनिमल्स के हवाले से कुछ बात जो है मज़ीद आगे चलेगी, ख़ास तौर पे जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। तो बच्चों ये नेक्स्ट टॉपिक ज़रा देखिए इसको, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। हैबिटेट हम किसे कहते हैं, प्लेस ऑफ लिविंग को कहा जाता है। अब जाहिर है सारे एनिमल जो हैं वो किसी एक जगह तो नहीं रहते, वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं। तो अगर वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं तो डेफिनेटली उनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जिस तरह का हैबिटेट होगा, जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा, उसके हिसाब से उन्होंने अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप कर रखे ताकि आसानी से उनसे निजात हासिल कर सके। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं हम उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। सबसे पहला ग्रुप जो हम एनिमल्स का यहाँ पे बनाते हैं वो है एनिमल्स हैविंग प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर, वो एनिमल्स जिनको वाफर मिकदार में वाटर अवेलेबल रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी मुयस्सर रहता है। ज़ाहिर है वो सारे के सारे कहाँ पे रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट है, पानी के अंदर रहते हैं। तो दे आल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट इन देयर बॉडी, और जब वो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाते हैं तो किस फॉर्म में बनाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, NH3। अब NH3 के बारे में, अमोनिया के बारे में मैंने अभी आपको बताया हाईली टॉक्सिक है, हाईली सॉल्युबल इन द बॉडी फ्लूइड्स, लिहाजा इसको फौरी तौर पर बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। तो फिर ये जो एनिमल्स हैं, जो ग्रुप हमने बनाया है, ये क्या करते हैं, ये अपने इस नाइट्रोजनस वेस्ट को इसी फॉर्म में यानी अमोनिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। और यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है कि अगर कोई एनिमल ये चाहता है कि अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को वो अमोनिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट आउट करे, तो उसको कितना वाटर चाहिए, उसको 500 ml ऑफ वाटर चाहिए in order to excrete 1 gram of nitrogen in the form of ammonia। अगर कोई एनिमल ये चाहता है कि वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट आउट करे, तो फिर in order to excrete just 1 gram of nitrogen in the form of ammonia, animal requires 500 ml of water। तो जाहिर है ये जो ग्रुप है बच्चों हमने बनाया, इसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, प्लेंटी ऑफ वाटर। इनको बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है, लिहाजा ये बहुत आसानी से अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं।
इधर आ जाए थोड़ा सा। हम दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं, और जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप हम बना लेते हैं, हम उन एनिमल्स का दूसरा ग्रुप विच हैव रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। अब ये वो ग्रुप है बच्चों एनिमल्स का जिनको बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी अवेलेबल नहीं होता। आप यूँ समझ लें कि दे आर लैंड लिविंग, ये ज़मीन पर रहते हैं। जो ज़मीन पर रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं एनिमल्स, उनको बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में वाटर अवेलेबल नहीं होता। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई, यानी महदूद सप्लाई जो है उनको वाटर की अवेलेबल है। तो इसमें एम्फीबियंस आ जाते हैं। एम्फीबियंस आप जानते हैं, ये फ्रॉग, टोड वगैरह, ये सारे एम्फीबियंस हैं। और मैमल्स आ जाते हैं इसमें, ह्यूमंस भी इसमें शामिल हैं, अर्थवॉर्म इसमें आ जाता है। तो बच्चों ये जो एनिमल्स हैं, ये इस तरह के एनिमल्स हैं विच हैव रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, जिनको पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मुयस्सर नहीं है। अब इनकी बॉडी में भी अमोनिया बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। इनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा जहरीला है, तो इसको फौरी तौर पर बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। लेकिन इन एनिमल के पास इतना वाटर नहीं है कि इसी फॉर्म में निकाल सकें। फिर वो क्या करते हैं, उनके लिवर में, इनका जो लिवर है उसमें कौन सी एक्टिविटी चलती है, एक एक्टिविटी है जिसका नाम है यूरिया साइकिल, और उसकी मदद से ये अमोनिया को किस में चेंज कर लेते हैं, यूरिया की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब अगर कोई एनिमल ये चाहता है कि वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करे इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, तो फिर उसको उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट 1 gram of nitrogen in the form of urea, 50 ml of water is required। तो 50 ml चाहिए। अब देखें वो जो प्लेंटी ऑफ वाटर जिनको अवेलेबल था, उनको 500 ml चाहिए था अमोनिया को एक्सक्रीट, लेकिन यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, उसको सिर्फ कितना चाहिए, 50 ml। और इतना एक वाटर, बहरहाल ये जो लैंड पर रहते हैं एनिमल्स, इनको इतना एक वाटर तो अवेलेबल होता ही है, लिहाजा ये बड़ी आसानी से अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। थोड़ी सी बातें इस हवाले से और भी हैं, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।